जय हिंद प्यारे बच्चों। क्या हाल चाल है सबका। आज हम लोग लेके आए हैं अपना एफएसटी नंबर 7 का केमिस्ट्री का डिस्कशन। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 23 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन नंबर 46 से क्वेश्चन नंबर 68 तक। उसके आगे स्वप्निल सर डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, हमारे डॉक्टर एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए हम लोग इस डिस्कशन के स्टार्टिंग करते हैं। और ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 46 है। ये क्वेश्चन नंबर 46 आप देख रहे हैं। पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज फाउंड टू बी अ रेडिश ब्राउन इन कलर। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड की अगर बात की जाए तो एक ही ऑक्साइड है जो गैसियस स्टेट में कलर्ड स्टेट में रहता है। हालांकि यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया, बट रेडिश ब्राउन दे दिया। तो जो NO2 गैस है वो गैसियस स्टेट में NO2 रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा NO2। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और N2O3 वैसे तो इसमें है नहीं, अगर वो सॉलिड स्टेट में आ जाए तो वो ब्लू कलर का सॉलिड होता है। N2O5 वाइट कलर का सॉलिड होता है। N2O4 कलरलेस होता है। NO भी कलरलेस होता है। तो इस आधार पे हम लोग इसके ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे। ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसा क्वेश्चन नीट में भी आया है और एनसीईआरटी में इसका रेफरेंस भी है। तो देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करानी है। सिल्वर नाइट्रेट की हम लोग रिएक्शन कराने जा रहे हैं। किससे? NaCl से। जब आप सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन NaCl से कराएंगे तो बच्चा आपको मिल क्या जाएगा। सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन आपने NaCl से कराई तो इस रिएक्शन में आयन एक्सचेंज प्रोसेस होगा और मुझे यहाँ पे मिलेगा AgCl। AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा वाइट कलर का, और NaNO3 मिल जाएगा। और वो भी एक्वस मीडियम में हम लोग करा रहे हैं तो एक्वस सोल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ सिल्वर नाइट्रेट का भी एक्वस सोल्यूशन हम लोग ने लिया और यहाँ पे NaCl का भी एक्वस सोल्यूशन लिया। अब मुझे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है? इंफॉर्मेशन दी गई है कि 70 ml हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया। तो यहाँ पर हमने 70 ml ले लिया है क्या? सिल्वर नाइट्रेट। और ये 70 ml में 33.96% प्योर है और बाकी वाटर है। दैट मीन्स अगर 100 ml का सोल्यूशन होता, वेट बाय वॉल्यूम लिखा, 100 ml का सोल्यूशन होता तो 33.96 ग्राम प्योर उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता। और अगर हमें तो 70 ml है तो हमें पहले निकाल लेना चाहिए। 100 ml होता तो 33.96 होता। और अगर 70 ml है, अब या तो आप यूनिटरी मेथड से ऐसे करिए, 100 ml में है 33.96 तो 70 ml में होगा 33.96 अपॉन 100 इंटू 70। और या सीधा सीधा परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग यहाँ पे ये भी लगा सकते हैं। परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट से इसका जो W होगा वो होगा 70 का 33.96 बाय 100, और इसका जो W होगा वो होगा 70 इंटू 11.7 अपॉन 100। परसेंटेज इसका निकाल लेंगे। अब दोनों का पहले W निकाल लीजिए और आपसे कह रहा मास ऑफ प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट का W मुझे निकालना। तो पहले तो मैं इनका W निकाल लूं। इसका W मैंने निकाला, तो जब मैंने W इसका निकाला तो 70 इंटू 33.96, 70 इंटू, आपका टाइम बचाने के लिए मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ, 33.96 डिवाइडेड बाय 100। तो ये बच्चा मेरे पास आ गया 23.772। ये आ गया है 23.772 W। और इसका W अगर हम लोग निकालें तो 70 इंटू 11.7 आ जाएगा 8.19। 100 से डिवाइड करने के बाद 8.19। बट मुझे यहाँ पर वेट निकालना है तो पहले हम इनके मोल निकालेंगे। तो जब हम लोग ने इसका मोल निकालने की कोशिश की तो सिल्वर नाइट्रेट का मोलर मास 170 होता है, तो इसका मोल आ जाएगा मोल इक्वल टू 23.772 अपॉन 170।
तो अगर मैं इसका 23.772 का 170 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 0.139 मिल जाता है, अप्रॉक्सीमेट 0.14 मिल जाता है। और इसी तरीके से इस 8.19 का अगर मैं मोल निकालता हूँ, इसका मैं मोल निकाल लेता हूँ, इसका मोल निकाला 8.19 और हमारा NaCl का मोलर मास होता है 58.5, तो 8.19 डिवाइडेड बाय 58.5 0.14, दोनों का 0.14 आया। तो आप चाहे तो इससे निकाल लीजिए और चाहे तो इससे निकाल लीजिए, लिमिटिंग भी निकालने की जरूरत नहीं है, तो आप किसी से भी निकाल सकते हैं। अब दैट मीन्स, अब देखो यहाँ पे इसका 1 मोल इसके 1 मोल से रिएक्शन करता है, देखो यहाँ 1 Ag है, यहाँ 1 Ag है, यहाँ 1 Cl है, यहाँ 1 Cl है, NaNO3 बराबर बराबर है। तो बेटा यहाँ इसका 1 मोल इसके 1 मोल को फॉर्म कर रहा है, या इसका 1 मोल खत्म होगा तो इसका 1 मोल बनेगा, तो इसका 0.14 खत्म होगा तो इसका 0.1 मोल प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब AgCl का मोलर मास क्या होता है 143.5। अब मोल मेरे पास है, मोलर मास भी मेरे पास है, तो इसका वेट क्या हो जाएगा, वेट हो जाएगा मोल इंटू मोलर मास। तो मोल है हमारे पास 0.14, इसका मोलर मास में मल्टीप्लाई कर दीजिए 143.5, तो अब मेरे पास W आया, सॉल्व करके देख लेता हूँ, 143.5 को मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये 20.09 आ रहा है, 20.09। इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमको जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेट 20.09 मतलब 20 मान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें ये अनबैलेंस स्टेट में है, और बैलेंस करने के बाद XYZ का हमको देखना है कितना कितना आएगा। तो चलिए पहले रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो K2Cr2O7 है, साथ में H2SO4 है, साथ में हमारा SO2 है, और ये मिल के बना रहे हैं रिएक्शन में K2SO4 प्लस बना रहा है Cr2SO4 और प्लस बना रहे हैं वाटर। अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते तो XYZ अपने आप पता चल जाएगा। तो चलिए रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए पहले रेडॉक्स ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प लेते हैं। यहाँ पे +6 है, यहाँ पे +3 है, यानी कि क्रोमियम +6 से +3 में हो रहा है। एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लेके +6 से +3 में बदल रहा है। यहाँ पर 2 क्रोमियम है 1 में, तो यहाँ पर हमारा 6 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा। और ये जो सल्फर है यहाँ SO2 का ये +4 है, और यहाँ पे सल्फर +6 है। उस हिसाब से अगर देखें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को बराबर करना चाहता हूं लिए और दिए को, क्योंकि यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल ले रहा है, अगर हम इसको भी चाहते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो मुझे 3 मॉलिक्यूल की नीड होगी। और मुझे आइडिया मिल गया कि मुझे यहाँ पे रखना है 1 और यहाँ पे रखना है 3। अब क्योंकि मैंने क्रोमियम की बैलेंसिंग की थी तो अब मुझे क्रोमियम 2 उस तरफ रखने हैं, तो यहाँ पे 2 क्रोमियम है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब सल्फर मुझे 3 चाहिए उस तरफ, तो सल्फर मुझे नहीं 3 नहीं, मुझे 4 चाहिए। इधर 1 है इधर 3 है, इधर देखिए सल्फर 3 और 1 4 है, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ ऑलरेडी 1 करना चाहिए, बढ़ा नहीं सकते। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे 2 K थे तो यहाँ 1 कर देंगे तो 2 K आएगा। अब ये बैलेंसिंग नंबर आ गया उधर से और ये भी बैलेंसिंग नंबर आ गया इधर से, तो फिक्स हो गई सल्फर की नंबर 1 और 3, 4 ही सल्फर की नंबर रखनी है। और यहाँ 3 हम ऑलरेडी बैलेंस कर चुके हैं। अब H2SO4 में हम लोग चेंज कर सकते थे, लेकिन हमें 4 ही रखनी है तो यहाँ 1 कर दिया। अब क्योंकि 2 H हैं यहाँ पे और कहीं H है नहीं, यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 H आ जाएंगे। अब देखो यहाँ पर
x की वैल्यू 1 बन गई, ये मेरे पास x आ गया, और मुझे y कहाँ है, SO2 में देखना है, तो ये y हो गया मेरे पास, और मेरा z कहाँ है, वाटर में है, ये मेरा z हो गया। इस तरह से अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि जो मेरी ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, प्लस y कहाँ है, ये 3 है, माइनस 3 इंटू जेड 1 है, 3 1 जा 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो इसको आपने कैंसिल कर दिया। इस तरीके से ओवरऑल वैल्यू क्या बची, 2, और 2 मेरा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन में, इसलिए हम लोग थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो 48 का हमारा डिसाइड हो गया, थर्ड ऑप्शन सही होगा। 49 पे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन बना लेते हैं, ये बेंजो ग्रुप है और ये फिनॉन ग्रुप है, ये बेंजोफिनॉन है, CO तो लगाया ही नहीं क्योंकि ओन है ना इसमें, तो कीटोन है। दिस वन इज द बेंजोफिनॉन, ये कीटोन है। अब मुझे कीटोन का की डिस्टिंग्विश करना है एसिटोफिनॉन से। अब मुझे एसिटोफिनॉन में ये आ जाएगा, ये एसिटोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन और एसिटोफिनॉन। तो सबसे पहले डिस्टिंग्विश करना है, तो डिस्टिंग्विश करने का मीन्स होता है एक इनमें से कोई रिएक्शन दे दे स्पेसिफिक और दूसरा ना दे। तो अब सबसे पहले आया सोडियम हाइपोआयोडाइड, NaOI, जो किससे हम लोग बनाते हैं, आयोडीन प्लस NaOH से, और ये आयोडीन प्लस NaOH किसी भी कीटोन या एल्डिहाइड से रिएक्शन करेगा अगर उसके पास CH3CO ग्रुप हो। इसको हम लोग आइडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। तो आइडोफॉर्म रिएक्शन की पहचान होती है, यहां पर देखो CH3CO ग्रुप है, तो ये वाली रिएक्शन ये दे देगा, लेकिन इसके पास CH3CO ग्रुप है ही नहीं, तो ये वाली रिएक्शन ये नहीं दे पाएगा। तो हमको तो यही चाहिए था डिस्टिंग्विश करने में, कोई एक रिएक्शन दे दे, कोई दूसरा ना दे। जब इसके साथ रिएक्शन होगी तो येलो कलर का CHI3 बन जाएगा सोडियम हाइपोआयोडाइड के साथ। इसके साथ जब आप इस सोडियम हाइपोआयोडाइड को मिलाओगे तो येलो कलर का आपको CHI3 नहीं मिलेगा। तो उस हिसाब से अगर देखें तो ये रिएक्शन देगा नहीं, ये रिएक्शन देगा। फेलिंग सोल्यूशन एल्डिहाइड के साथ देता भैया, कीटोन के साथ नहीं, तो दोनों के साथ नहीं देगा। बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी एल्डिहाइड के साथ देता है, कीटोन के साथ नहीं, तो ये भी नहीं देगा। टॉलेंस रीजेंट भी एल्डिहाइड के साथ देता है, कीटोन के साथ नहीं, और ये दोनों कीटोन है तो दोनों नहीं देंगे। अब कीटोन में फ्रक्टोज एक एक्सेप्शनल है जो टॉलेंट टेस्ट देता है, लेकिन यहाँ पे फ्रक्टोज वगैरह तो है भी नहीं, तो उसकी कोई बात नहीं होगी। तो यहाँ पे 49 आंसर हम लोग मानेंगे, वो फर्स्ट आंसर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 50 दो स्टेटमेंट दिए गए, फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज स्टीप राइज इन द स्टीप, मतलब बड़ा गहरा, स्टीप राइज इन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोल्यूशन ऑन डाइल्यूशन। तो ये आपने डेबे-हकल इक्वेशन से ये ग्राफ पढ़ा होगा। इस ग्राफ में यहाँ पे हमने लेमडा m ले लिया, यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन का C ले लिया, और आपने देखा होगा एक ग्राफ आपका ऐसे बनता है और एक ग्राफ आपका ऐसे बनता है। तो अब ये जो ग्राफ होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होता है, और ये जो ग्राफ होता है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट का होता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का तो स्टीप ग्राफ आपको मिलता है, इंक्रीज होती है, राइस होती है मोलर कंडक्टिविटी, जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटता है या जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है। जब हम लोग इधर जाएंगे तो कंसंट्रेशन घटेगा और डाइल्यूशन बढ़ेगा। तो स्टीप राइज वीक इलेक्ट्रोलाइट में होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में नहीं। ये गलत है।
एज डाइल्यूशन इंक्रीजेस द मोबिलिटी ऑफ आयन इंक्रीजेस, बिल्कुल ठीक है। कोल्लर्स लॉ के अकॉर्डिंग जब हम लोग डाइल्यूशन बढ़ाते हैं तो जो आयन्स पास पास चल रहे थे, अगर प्लस प्लस के पास है तो रिपल्शन लग रहा, प्लस माइनस के पास है तो अट्रैक्शन लग रहा, तो रिपल्शन लगे चाहे अट्रैक्शन लगे, दोनों में स्पीड प्रभावित होगी, स्लो हो जाएगी। और अगर डाइल्यूशन बढ़ गया तो आयन्स दूर दूर हो गए, आयन्स दूर दूर हो गए तो स्मूथली स्पीड से जाएंगे। जैसे आप क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बगल में कोई बच्चा बैठा है जो आपका फ्रेंड है, वो आपसे बात करेगा, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अगर आपका फ्रेंड नहीं है, आपको वो परेशान कर रहा है किसी वजह से, तो भी आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो ऐसी स्थिति में जितना दूर रह के काम करोगे उतना स्पीड बढ़ेगी। तो डाइल्यूशन बढ़ाने पर आयंस की डिस्टेंस बढ़ जाती है और इसलिए सो स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है। तो जहां तक मुझे लग रहा है जो हम बता रहे हैं वो थर्ड में लिखा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। आप देख के बताइएगा सही है कि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एनसीईआरटी पेजेस आप देख ही लेंगे। अब देर आर टू एक्वस सोल्यूशन ए एंड बी, ठीक है सर, ए ले लिया है और बी ले लिया है, और सोल्यूशन ए कंटेन 5 मोलर एक्वस सोल्यूशन। अच्छा, किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का, 5 मोलर ले लिया। और सोल्यूशन बी कंटेन 5 मोलर, 5 मोलर ले लिया एक्वस सोल्यूशन। तो सल्फ्यूरिक एसिड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन 1.2 ग्राम पर मोल है। करेक्ट स्टेटमेंट इज कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ए विल बी मोर देन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन बी, यही सही हो गया। देखो ध्यान रखो कि जब भी कभी दो सोल्यूशन हो जिनकी मोलैरिटी एक की और एक की मोलैलिटी दी, और दोनों की मोलैरिटी और मोलैलिटी के वैल्यू सेम हो, जैसे 1 मोलर 1 मोलल, 5 मोलर 5 मोलल, तो जब मोलैरिटी दी हो मोलैलिटी दी हो, सेम वैल्यू दी हो, तो आप इमेजिन करो कि जैसे हमारे पास मोलैरिटी का मतलब होता है 1000 ml सॉल्यूशन में 5 मोल घुले हैं, तो 1000 ml सॉल्यूशन में कुछ होगा सॉल्वेंट और कुछ होगा सॉल्यूट का वॉल्यूम। अब मान लीजिए कि 1000 ml में हमारा सॉल्वेंट 900 ml है और 100 ml सॉल्यूट का वॉल्यूम है, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों होता। तो 900 ml अगर हमारा सॉल्वेंट है और वो भी एक्वस सोल्यूशन है, तो 900 ml वाटर हो गया, और वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो दैट मीन्स 900 ग्राम में 5 मोल घुला है। मोलैरिटी का मतलब यही तो होता है, नंबर ऑफ मोल डिजॉल्व, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो 5 मोल सॉल्यूट डिजॉल्व है 900 ग्राम में, यानी सॉल्वेंट कम है, सॉल्यूट जो है वो है। और ये 5 मोलल क्या मतलब होता है? 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में या वाटर में 5 मोल घुला, तो इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, इसमें सॉल्वेंट कम है, तो ये ज्यादा कंसंट्रेट है, ये कम कंसंट्रेट है। और अगर एक्वस सोल्यूशन है तो वाटर जो सॉल्वेंट होता है उसकी डेंसिटी 1 होती है, तो हमें डेंसिटी की नीड नहीं है। अगर कोई अदर सॉल्वेंट है, बेंजीन ले लिया या फिर क्लोरोफॉर्म में ले लिया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में ले लिया, तो डेंसिटी की नीड होती है। तो हमेशा ध्यान रखो एक्वस सोल्यूशन में अगर आपको एक सोल्यूशन की मोलैरिटी दी है, दूसरे सोल्यूशन की मोलैलिटी दी गई है, तो जिस और वैल्यू दोनों की सेम है, तो मोलर वाला मोर कंसंट्रेट माना जाता मोलल से। सो इसकी ज्यादा होगी, इससे कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन ए विल बी मोर देन सोल्यूशन बी, फर्स्ट सही हो जाएगा। आगे सब उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, उसकी ज्यादा देख लेना। IUPAC नेम लिखना है, तो IUPAC नेम में ये यहाँ पर देखिए ईस्टर ग्रुप है, और ब्रोमो से ईस्टर की पीरियोडिटी ज्यादा होती है, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, और जब भी ईस्टर आता है तो ईस्टर में पहले जो CO ग्रुप से मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप लगा है उसका नाम पहले लिखा जाता। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नेमिंग के लिए मिथाइल,
मिथाइल हम लोग ने लिख लिया। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट की नंबरिंग, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। फिर जब 2 ब्रोमो कर लेंगे, ब्रोमो यहाँ पे P2 बन जाएगा, प्रीफिक्स 2। आपको मालूम है प्रीफिक्स 2 का नाम सबसे पहले लिखते हैं, बट ईस्टर में जो O से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप होता है वो लिख देते हैं। फिर प्रीफिक्स 2 लिख दिया लोकेंट के साथ, लोकेंट नंबर के साथ। फिर प्रीफिक्स 1 साइक्लो होता है, अब ये साइक्लो कंपाउंड है ही है तो साइक्लो लिख दिया, आपने IUPAC में सीखा होगा, साइक्लो लिख दिया। अब साइक्लो लिखने के बाद हमको यहाँ पे देखना कितने कार्बन की चेन है, तो 6 कार्बन की चेन, तो हेक्स आ गया। अब इस चेन में आप देखिए सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है, ये हेक्स मतलब एल्क है। अगर 6 कार्बन चेन है तो हेक्स, 7 की होती तो हेप्ट आता। अब इसके बाद हम लोग S1 लिखते हैं, दैट मीन सफिक्स 1। तो सफिक्स 1, या अगर सब सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, और डबल ट्रिपल दोनों है तो इन आइन। सो यहाँ पे तो सिंगल बॉन्ड है तो एन आ गया, अब एन आ गया। और अब ये कार्बन पे क्योंकि हमारी रिंग नहीं नंबर नहीं पढ़ पाया था, अगर ईस्टर के CO पे पहला नंबर पड़ जाता तो सफिक्स O8 होता, लेकिन क्योंकि इसके कार्बन पे नंबर पढ़ नहीं पाया तो इसका स्पेसिफिक सफिक्स होगा, जिसमें कार्बन के साथ OH लगाएंगे, यानी कार्बोक्सीलेट लगाएंगे। सो कार्बोक्सीलेट। अब इसको नाम चेक करिए, कोई ऐसा नाम है? मेथिल, यहाँ पे तो ब्रोमो है, यहाँ मेथिल है 2 में, 2 सेकेंड में ही हो गया, यहीं से खुल गया नाम। आगे नहीं भी लिख पाते तो भी काम चल जाता। ब्रोमो, साइक्लो, हेक्सेन, कार्बोक्सिलेट, सेकेंड के साथ जाएंगे। 2 स्टेटमेंट आ गए। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट विद टर्सरी अमीन बट आर सॉल्युबल इन एल्कली। नहीं सर, गलत बात हो गई, क्योंकि अगर हमारे पास ये टर्सरी अमीन है तो टर्सरी अमीन के पास जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, उस बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड में Cl के साथ जाने के लिए H ही नहीं है। तो जब Cl के साथ जाने के लिए H नहीं है तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। यहां पर एमीन के पास H नहीं है तो रिएक्शन नहीं हो पाएगी। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के बाद ये स्टेटमेंट फर्स्ट में कह रहा है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट विद टर्सरी एमीन, रिएक्ट विद टर्सरी एमीन, तो गलत हो गया। और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्ट विद एथाइल अमीन, एथाइल अमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं इसको, तो हम लोग ने एथाइल अमीन के साथ रिएक्शन करा दी। एथाइल अमीन हमारे पास है C2H5NHH, और इसके हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा दी। तो जब बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से हमने रिएक्शन करा दी तो ये HCl निकल जाएगा, और HCl निकल जाने के बाद ये हमको एक एमाइड मिल जाएगा यहाँ पे। तो C2H5NH डबल बॉन्डो और बेंजीन लगा हुआ, ये हमको मिल गया। अब यहाँ पर ये वाला बेटा H बहुत एक्टिव H है, क्योंकि अगर ये यहाँ पर प्लस फॉर्म में जाता है, ये माइनस इसके साथ रेजोनेंस में शामिल हो जाएगा, तो इसलिए ये H एसिडिक H है। तो अगर इसे NaOH के साथ ट्रीट करोगे तो ये H उस NaOH से रिएक्शन कर लेगा और ये उसमें डिसॉल्व हो जाएगा। प्राइमरी अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करती है और जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कली में घुल जाता है। सेकेंडरी अमीन बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करती है, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट होता है वो अल्कली में नहीं घुलता है, और टर्सरी अमीन रिएक्शन करती ही नहीं है। तो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड विद एथिल अमीन हाँ रिएक्ट कर गया,
यील्ड्स अ कंपाउंड, कंपाउंड मिल गया। विच इज इनसॉल्युबल इन अल्कली, गलत बात, सॉल्युबल है ये। तो ये दोनों स्टेटमेंट गलत हो गए। तो 53 का हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड बोथ आर इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन के साथ जाऊंगा। द ज्योमेट्री ऑफ द इंटरमीडिएट स्पीसीज फॉर्म्ड इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। क्या होता है इसके अंदर? ये एक एल्डिहाइड कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। हम इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं, मान लीजिए HCN से। तो HCN में जो Cn माइनस है वो पहले अटैक करेगा, तो अब ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा और साइनो इस पे अटैक कर देगा, प्लस प्लस वाले पे, सेंटर पे, जिसकी वजह से ये तो अभी ट्राइगोनल प्लेनर शेप थी, अब ये मुझे शेप मिल जाएगी C, और यहाँ पे Cn आ जाएगा और यहाँ पे O माइनस आ जाएगा। अब यहाँ पर सर ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा तो शेप कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। या ज्योमेट्री कैसी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। ये ज्योमेट्री पूछ रहे हैं, इस तरह से हमारी जो सही ज्योमेट्री है वो सेकंड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? Mn in permanganate ion have higher oxidation state। परमैग्नेट आयन क्या होता है? MnO4 माइनस, दिस इज द परमैग्नेट आयन। और MnO4 माइनस में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +7। फिर कह रहा है मैग्नेट आयन, Mn in permanganate ion have higher oxidation state than मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन क्या है? MnO4 2 माइनस, दिस वन इज द मैग्नेट आयन। तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, तो ये ज्यादा है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। फिर भी हम लोग आगे चेक कर लेते हैं कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ये जो परमैग्नेट आयन है ये पर्पल कलर का होता है या वॉयलेट कलर का, ये ग्रीन कलर का होता है। आगे क्या लिखा है? परमैग्नेट आयन ग्रीन है, गलत हो गया। मैग्नेट आयन है पी पाई बॉन्डिंग ओनली, गलत हो गया। इसमें डी पाई पी पाई भी होती है। मैग्नेट आयन इज पर्पल इन कलर, तो मैग्नेट आयन तो हमारा ग्रीन हो गया, तो ये भी बात गलत हो गई। तो करेक्ट स्टेटमेंट फर्स्ट हो गया। ये देखिए, ये जिंक अमलगम HCl यानी क्लीमेंसन रिडक्शन हो रहा, तो ये जो हमारा कीटोनिक ग्रुप है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो HCl है ये इस OH से रिएक्शन कर लेगा और वाटर रिलीज कर देगा, तो यहां पर Cl जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से देखो, यहाँ CH2 है लेकिन यहाँ OH ही है, ये हटा नहीं, गड़बड़ बात है। यहाँ CH2 आ गया, CH3 सही है, वाटर हट गया तो HCl जुड़ गया, ये सही है। तो सेकंड ऑप्शन सही हो गया हमारा। इसमें यहाँ पे क्या हुआ? Cl आ गया और ये एडिशनल कोई बॉन्ड बता दिया है, तो ये गड़बड़ हो गया। हालांकि ये CH2 CH3 है वो ठीक है, दूसरा यहाँ पे Cl और CH2 CH3 में केवल एक कार्बन का डिफरेंस है, तो हम लोग ये भी मान सकते हैं यहाँ भी एक कार्बन का डिफरेंस था और बाकी उस तरफ से 2 कार्बन का डिफरेंस था, तो हम लोग ये बात मान सकते थे यहाँ 2 कार्बन डिफरेंस, यहाँ एक। लेकिन ये जो CH3 आ गया ये बहुत गड़बड़ बात हो गई, ये पता नहीं कहाँ से आ गया, तो ये प्रोडक्ट नहीं हो सकता है। और इसमें यहाँ CH2 और ये OH जस्ट बगल में आ गया, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं है, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर कैन नॉट बी डिफ्रेंशिएट बाय टॉलेंट रीजेंट? कौन टॉलेंट रीजेंट से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे? किसको टॉलेंट रीजेंट से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे? तो टॉलेंट रीजेंट से किसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? एल्डिहाइड को किसी और से, यानी अगर एल्डिहाइड और कीटोन है
तो एल्डिहाइड टेस्ट देगा, कीटोन नहीं देगा, या एल्डिहाइड अल्कोहल है तो एल्डिहाइड टेस्ट देगा, अल्कोहल टेस्ट नहीं देगा। तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, और ये अल्कोहल है तो एल्डिहाइड टेस्ट देगा टॉलन टेस्ट, और अल्कोहल नहीं देगा। इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। जब हम लोग अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन किसी एल्डिहाइड से कराते हैं तो एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, और सिल्वर मिलती है ग्रे ब्लैक कलर की, जिसे कि हम लोग सिल्वर मिरर भी कहते हैं। तो वो टेस्ट एल्डिहाइड स्पेशली देते हैं, कीटोन्स नहीं देते, अल्कोहल नहीं देते। तो ये यहाँ पर देगा, ये नहीं देगा। हेक्सेनल एल्डिहाइड है, देगा, कीटोन नहीं देगा, ये देगा, ये नहीं देगा। हेक्सेनोल ये नहीं देगा, और हेक्सेनोन ये भी नहीं देगा, तो इसी को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। पेंटेनल देगा, डाई एथिल ईथर नहीं देगा, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। क्वेश्चन नंबर 58 करते हैं। एथिलीन डाइक्लोराइड, एथिलीन डाइक्लोराइड का स्ट्रक्चर देखिए क्या है। ये है स्ट्रक्चर, यहां पर CH2 आ जाएगा, CH2 और एक Cl यहां पे लिखा, ये CH2, एक Cl यहां पे लिखा हुआ। 1 और 2 पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं। और एथिलीडीन डाइक्लोराइड में क्या होगा? CH3 होगा, CH होगा, और इसी कार्बन पे 2 Cl लगे होंगे। दैट मीन्स यहां Cl की पोजीशन 1 1 है, 1:1 है, और यहां पोजीशन 1:2 है। तो पोजीशन डिफर कर रही है, तो ये लोग पोजीशन सेकेंड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन चुनना फॉलोइंग स्टेटमेंट से। थर्मोडायनेमिक्स इज कंसर्न्ड अबाउट द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड, गलत हो गया। रेट के बारे में काइनेटिक्स बताती है, थर्मोडायनेमिक्स तो प्रोबेबिलिटी के बारे में बताती है कि रिएक्शन संभव है कि नहीं है, पॉसिबिलिटी, इसलिए ये बात गलत हो गई। डेल्टा जी इज पॉजिटिव फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये सही है। डेल्टा जी अगर निगेटिव आ रहा है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा जी 0 आ रहा है तो रिएक्शन इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो सेकंड मुझे लगता है सही हो जाना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये बात भी गलत हो गई, क्योंकि जो सब्लिमेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, ये याद रखिएगा, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बराबर होता है एंथैल्पी सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, पहले सब्सटेंस को पिघलाइए, फिर एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन बराबर होता है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन प्लस वेपराइजेशन में। तो लिख रहा है कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ सब्सटेंस इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये हो नहीं सकता। इसमें फ्यूजन जोड़ोगे तब जाके सब्लिमेशन बनेगा, तो ये गलत हो गया। देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एज वेल एज मैटर बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इन क्लोज सिस्टम, गलत हो गया। सब लोग जानते हो ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों एक्सचेंज कर सकते हैं, क्लोज सिस्टम में केवल एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो, मैटर नहीं। और आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो मैटर एक्सचेंज कर सकते हो ना तो एनर्जी, इसलिए सही ऑप्शन सेकंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग जा रहे हैं अब 60। क्वेश्चन नंबर 60 में चूज एक्सोथर्मिक रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो अभी इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमको निकालनी है। तो देखिए n से n माइनस बन रहा है, तो इसकी डेल्टा इस तो पॉजिटिव होगी, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन डालना यानी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी मोस्टली तो निगेटिव होती है, लेकिन नोबल गैसेस की, नाइट्रोजन की, बेरिलियम की, मैग्नीशियम की पॉजिटिव होती है, तो ये एंडोथर्मिक है। अब यहां पर देखो B2 प्लस से B3 प्लस बन रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होती, तो ये भी आंसर सही नहीं है, ये भी एंडोथर्मिक है। अब n से n प्लस से n बना रहे हो, तो जब तुम पॉजिटिव चार्ज से n इलेक्ट्रॉन निकालना चाह रहे हो तो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अभी यहां पर ये
जो डेल्टा एच है ये निगेटिव हो जाएगी, ये निगेटिव हो जाएगी। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर हमें यहाँ पे चुननी है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन सेकंड हो जाएगी। अब फर्स्ट को हम लोग कैसे चुनेंगे, फर्स्ट को कैसे चुना जाए? तो फर्स्ट को चुनने के लिए आपको इतना आइडिया होना चाहिए एनसीईआरटी का कि O से O माइनस बनेंगे तो डेल्टा एच मान लो -x आ रहा, और S से S माइनस बनेगा डेल्टा एच -y आ रहा। ये है हमारी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन, और ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ सल्फर। और ये सब बच्चे जानते हैं कि सल्फर की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती है ऑक्सीजन से। मान लो कि इसकी -200 है तो इसकी -140 होगी, -140 होगी अगर इसकी -200 है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर जाओ तो O से O माइनस, तो O से O माइनस बनने में डेल्टा H -140 रिलीज होगी, और S से S माइनस बनता था तो 200 रिलीज होती थी, लेकिन S माइनस से S में जाओगे तो ओवरऑल डेल्टा एच कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। तो ये भी कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। तो फर्स्ट भी एंडोथर्मिक है, थर्ड भी एंडोथर्मिक है, फोर्थ भी एंडोथर्मिक है, केवल सेकंड ही है जो एक्सोथर्मिक है, और मुझे यहाँ पे एक्सोथर्मिक ही चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, ये डी ब्लॉक से हम लोग ने लिया। डी ब्लॉक में क्वेश्चन आया हुआ है कि VO2 प्लस Cr2O7 माइनस MnO4 माइनस, अब इनकी ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर देखो +5 है, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +7 है। जब ये लोग एसिडिक मीडियम में लिए जाते हैं तो ये आपको याद होना चाहिए कि ये Mn2+ में बदलता, जिसके पास 3d5 होता है जब उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ये जो है ये Cr+3 बदलता है, इसके पास 3d3 होता है। और जब ये हम लोग देखेंगे, इसको लेके आएंगे तो ये VO2 प्लस हमारा VO2+4 में बदल जाता है, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा -+3 में। तो ये यहाँ पे इसका जो ऑक्सीडेशन होगा वेनेडियम 3d3 और 3d3 4s2 और 2 उधर चले गए तो ये 3d2 बन जाएगा। अब इन तीनों में आप देखेंगे इसकी हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, और इसका T2G फुल फील्ड है, मतलब हाफ फील्ड है। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन, D3 भी सिमेट्रिकल माना जाता है T2G के हिसाब से, तो इसकी भी स्टेबिलिटी ज्यादा, और इसकी VO2 माइनस की स्टेबिलिटी सबसे कम है। तो अब जब हम लोग इसको सॉल्व करके गए, यहाँ पे -2 था और -4 उधर गया प्लस, ठीक है, यहाँ पे -4 था उधर गया +4 और -1 +3, ठीक है। अब ये पूरा आपके सामने कॉन्फ़िगरेशन है, ये सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, ये उससे ज्यादा स्टेबल है क्योंकि T2G और EG में टूटता है। T2G में 3 ऑर्बिटल आती है, हर ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो सिमेट्रिकल है, और T2G में 3 और EG में 2, तो ये मोस्ट सिमेट्रिकल है। इसका सेंस ये हुआ कि जो MnO4 माइनस है सबसे जल्दी रिड्यूस होगा, इजिली रिड्यूस, क्योंकि हर इंसान स्टेबिलिटी में जल्दी जाता,
तो जब ये इजिली रिड्यूस हो जाएगा Mn+7 से +2 में, तो जल्दी से दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ती जाएगी। तो ये सही है, लेकिन हमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, और सभी सत्य भी दिया है, यानी ऑल आर करेक्ट। यहां पे होना चाहिए था ऑल आर करेक्ट। तो अब मुझे बाकी के दो भी देखने पड़ेंगे। तो Fe3+Mn3+CO3+, और इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एनसीईआरटी में छपा हुआ है कि जो CO3+ का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है सबसे ज्यादा, और तुम जानते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सबसे नीचे होता, फ्लोरीन के ऊपर होता है। और फिर Mn ये वैल्यू वाइज वहां पे आपको एनसीईआरटी टेबल मिल सकता है। और इसी तरीके से Cr3+ से Cr बनना का पोटेंशियल निगेटिव है, तो Cr से Cr3+ बनना पॉजिटिव आएगा, तो ये स्टेबल हो गया। और Fe से Fe3+ बनना अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल जो है निगेटिव आने लगेगा। तो ये स्टेबिलिटी भी सही दी गई, इसलिए सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। एनसीईआरटी एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के डेटा से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 62 देखिए, ये हमारे पास एक नॉर्मल ब्यूटेन है, नॉर्मल ब्यूटेन ले लिया, और इस नॉर्मल ब्यूटेन में हमने क्लोरीन का अटैक कराया है सनलाइट की प्रेजेंस में। अब ये क्लोरीन का अटैक जब सनलाइट की प्रेजेंस में कराया, तो ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 2 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है। तो 1 डिग्री पे भी क्लोरीन जाने की संभावना होगी, 2 डिग्री पे भी क्लोरीन जाने की संभावना होगी। तो मान लीजिए हमारा पहला प्रोडक्ट ये बन गया CH3 CH2 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 Cl, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये बन गया CH3 CH2 CH Cl CH3। दूसरा प्रोडक्ट हमारा ये बन गया, फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस एंड सेकंड प्रोडक्ट इज दिस। ऐसे में अब हम लोग को ये भी पता है कि जो 1 डिग्री यहाँ फ्री रेडिकल बनेगा वो लेस स्टेबल है, 2 डिग्री जो बनेगा वो मोर स्टेबल है। हालांकि इसमें हम लोग हाइड्रोजन नंबर की पॉसिबिलिटी भी देखते हैं, मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव, सेलेक्टिविटी भी देखते हैं, लेकिन इसमें सेलेक्टिविटी की आपको नीड नहीं है। उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे ये मान ले कि ये माइनर है और ये मेजर है। अब माइनर कौन था? ए था, और मेजर कौन था? बी था। माइनर में 1 डिग्री हेलो एल्केन था, और मेजर में 2 डिग्री हेलो एल्केन था। 2 डिग्री में ब्रांचिंग है और ये आइसोमर है, सेम मोलर मास है, तो ब्रांचिंग का बॉइलिंग पॉइंट भैया हो जाता है कम, और नॉन ब्रांचिंग का या लीनियर का हो जाता है बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, सेम मोलर मास में। तो ए का बॉइलिंग पॉइंट बी से ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ बी, तो गलत बात हो गई। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, सेकंड सही हो गया। बॉइलिंग बोथ ए एंड बी हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता, कैन नॉट प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकता, इसलिए सेकंड ऑप्शन सही माना जाएगा। Which of the following statement is correct? A unit formed by the attachment of base to one position is known as nucleoside। तो ये आप बायोमॉलिक्यूल पढ़ते हैं, न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड कब बनता है, और फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज 5th और 3rd के बीच में होती है, सही है। पेंटोज शुगर में न्यूक्लियोटाइड जब ज्वाइन करता है तो बीटा स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइड में, ये भी सही है। तो ये आप एनसीईआरटी से डिटेल देख सकते हैं, ये आप लोग बायोलॉजी वाले लोग ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पे 4th है, बाकी देख लीजिएगा, कोई डाउट हो बताइए। ये जेल्डाल मेथड पे क्वेश्चन आया हुआ। इस जेल्डाल मेथड में हम लोग ने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है, और ये 1.216 ग्राम है, 1.216 ग्राम, और इसको हम लोग ने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को जेल्डाल प्रोसेस से ट्रीट किया।
तो जलदार प्रोसेस ट्रीट करने के बाद अमोनिया निकला। इस अमोनिया को हम लोग ने H2SO4 में एब्जॉर्ब किया। H2SO4 जो हमने लिया 100 ml 1NH2SO4 लिया, 100 ml 1NH2SO4 लिया। अब इसमें हमने पानी मिलाया। देखो जब भी कभी क्वेश्चन यही खत्म हो जाए तो समझ आना ये पूरा H2SO4 इस अमोनिया के साथ कंज्यूम हो गया। और अगर क्वेश्चन आगे बढ़ाए और कहें हमने पानी मिला लिया या हमने इस बचे हुए H2SO4 को निकाल लिया या हमने इसमें NaOH मिला दिया, कुछ भी करे तो इसका सेंस ये है कि ये H2SO4 अमोनिया खत्म हो जाने के बाद भी बचा रहा है, एक्सेस H2SO4 आपने यूज कर लिया। तो एक्सेस H2SO4 को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, एक्सेस H2SO4 को या लेफ्ट H2SO4 को कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, इसके लिए हमारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता या तो डायरेक्ट इसी में NaOH मिला दो और NaOH के साथ टाइट्रेशन कर लो और देख लो कितना NaOH इसमें खर्च हुआ। NaOH के अगर मिली इक्विवेलेंट पता चल गए तो H2SO4 के भी मिली इक्विवेलेंट पता चल जाएंगे। दूसरा रास्ता, इसमें NaOH बहुत ज्यादा खर्च हो जाएगा तो इसमें आप वाटर मिला दीजिए, वाटर मिला के इसको डाइल्यूट कर लीजिए। जैसे हम लोग ने यहाँ वाटर मिलाया और वाटर मिला के इसको 500 ml तक ले गए और 500 ml में से कम मात्रा निकालिए, 20 ml निकालिए और 20 ml निकालने के बाद इसको NaOH से ट्रीट करिए। तो इसको जब हमने NaOH से ट्रीट किया तो 32 ml N/10 का खर्च हुआ। ये तो हमारा क्वेश्चन है भाई। अब मुझसे पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बताओ। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमें निकालना है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालने के लिए जो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये N का परसेंटेज सिंपली आप यूज कर सकते हो 1.4 इंटू जो H2SO4 की नॉर्मेलिटी दी गई है और जो वॉल्यूम अमोनिया के साथ मिलाया था उसको ले लोगे और N2V2 जो हमारा H2SO4 बचा था और जिसे हमने NaOH से न्यूट्रलाइज किया था अपॉन W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये फॉर्मूला लगाना। लेकिन ये फॉर्मूला तब लगता है जब डायरेक्ट NaOH इसमें मिला दिया गया होता, ये बीच का सब प्रोसेस ना हुआ होता, बीच से सब गड़बड़ हो गया। क्योंकि अगर NaOH यहाँ डायरेक्ट मिला देते तो जो NaOH का मिली इक्विवेलेंट आता वही H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट होता। और मिली इक्विवेलेंट मतलब होता है नाइट्रोजन नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। तो पहले हमें पता करना पड़ेगा कि रियलिटी में इसमें हम कितना मिली इक्विवेलेंट H2SO4 का बचा पाए। ये लेफ्ट H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट है जो NaOH के मिली इक्विवेलेंट के बराबर होता है। तो आइए निकालते हैं। मिली इक्विवेलेंट क्या होता है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम। 20 ml में मिली इक्विवेलेंट कितना था, नॉर्मेलिटी 1/10 इंटू 32 यानी 3.2। तो 500 ml में मिली इक्विवेलेंट कितना रहा होगा, 500 ml में मिली इक्विवेलेंट कितना रहा होगा। तो 500 में आ जाएगा 3.2 अपॉन 20 इंटू 500। अब इसको बच्चा कर लो सॉल्व। तो हम लोग ने यही ऐसे ही कैंसिल कर दे रहे हैं, 0 0 कैंसिल हो गया, 25 आ गया। और 25 का 3.2 में मल्टीप्लाई कर दोगे तो 80 के आसपास आ जाना चाहिए।
तो 25 का 3.2 में मल्टीप्लाई कर दिया तो 80 आ गया। तो यहां पर 80 मिली इक्विवेलेंट आ गए लेफ्ट H2SO4 पे, लेफ्ट H2SO4। और अब हम इस फॉर्मूले में जाएंगे तो n का परसेंटेज इक्वल टू होगा 1.4 इंटू मिलाए हुए H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट 100 इंटू 1 माइनस बचे हुए H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट 80 अपॉन वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 1.216। सॉल्व करिए इसको, 100 में 80 गया 20 बचा, 20 में मल्टीप्लाई किया 1.4 डिवाइड किया 1.216 23.02 तो अप्रोक्सीमेट 23 मान सकते हैं। सही आंसर थर्ड है। एक बार फिर आपको बता देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला तब लगाया जाता है जब H2SO4 बचे, यानी NaOH इंट्रोड्यूस करे। अगर H2SO4 बच नहीं रहा तो केवल यही वाला फॉर्मूला लगाइए, 1.4 नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4 वॉल्यूम ऑफ H2SO4 अपॉन W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर H2SO4 बच रहा है तो ये लेफ्ट H2SO4 लिखा हुआ। अब H2SO4 बचा है वो पता कैसे करते हैं, NaOH मिला के। जो NaOH की नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम का मल्टीपल प्रोडक्ट होता है वही H2SO4 का N2V2 माना जाता है। तो अगर ये NaOH डायरेक्ट यहां पे मिलाया गया होता, बचे मतलब इस 100 ml 1NH2SO4 में अगर हमसे कहता 32 ml 1/10 NaOH मिलाया, तो ये 32 इंटू 1/10 यहां पर लगा देते हैं, N2V2 में लगा लेते हैं। यानी कि NaOH का जो मिली इक्विवेलेंट है वही लेफ्ट H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट होगा। लेकिन दिक्कत क्या हुई, इन्होंने काम थोड़ा लेंदी कर दिया, डायरेक्ट NaOH को नहीं लाए, पहले इसमें वाटर मिलाया बचे हुए में 500 ml तक कर लिया, फिर उसमें से 20 ml से यहां पर NaOH के मिली इक्विवेलेंट बनाए। तो अब भैया ये जो मिली इक्विवेलेंट है ये तो 20 ml का है, लेकिन हमारे को तो 500 ml में रिएक्शन करनी है। तो 20 ml में मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इतना है, तो 500 ml में इतना है, 500 ml H2SO4 है, तो 500 ml H2SO4 का मिली इक्विवेलेंट यहां पर यूज करेंगे जो आया 80। और बस आगे की आप कहानी जानते। क्वेश्चन नंबर 65, 1 मोल ऑफ एल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स 2 मोल ऑफ ब्यूटेनोन। तो अब भाई इसको ऐसे बनाइए, ब्यूटेनोन बना लीजिए, ये मान लीजिए हमारे पास ब्यूटेनोन है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये होता, दोनों के O आमने सामने रख लो और आमने सामने रख के अब हमें पता करना कि कौन सी एल्कीन बन रही है। आमने सामने रख के इसमें यहां पे ऑक्सीजन रिमूव कर दो, तो अब जो कंपाउंड बनेगा वही कीटोन से ओजोनोलिसिस हुई है, ये हमको पता चल गया। अब हमको क्या पूछ रहा है, इसका नेम पूछ रहा है, तो लॉन्गेस्ट चेन चुनिए 1 2 3 4 5 6 जिसमें डबल बॉन्ड भी हो। तो 3 और 4 पे 2 मेथाइल ग्रुप हैं, तो 3 4 डाई मेथाइल, 3 4 डाई मेथाइल। और कितने कार्बन है, 6 कार्बन, तो हेक्स आ गया। किस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 3 पे, तो हेक्स 3इन। 3 4 डाई मेथाइल हेक्स 3इन कहां पे है भाई, देखिए 3 4 डाई मेथाइल 3 4 डाई मेथाइल हेक्स 2इन गलत हो गया, बाकी 3 4 है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा 65 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तरफ चलते हैं हम लोग। 66 assertion द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम कैन बी डिटरमाइन एक्यूरेटली। गलत बात हो गई, क्योंकि बोर मॉडल में यही तो गलती थी कि बोर सर ने बता दिया था कि शेल की रेडियस कितनी होती है, यानी एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बता दिया था न्यूक्लियस से। लेकिन जब हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आया, जब श्रोडिंगर वेव थ्योरी आई, तो उन्होंने इस बात को प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पोजीशन में नहीं मिल सकते, इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो एक्यूरेटली उसकी पोजीशन नहीं निकाली जा सकती है। और साई स्क्वायर एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी को बताता है। ये एंगुलर वेव फंक्शन है, तो ये सही है, इसको एटॉमिक ऑर्बिटल भी बोल सकते हैं। तो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ साई स्क्वायर एट डिफरेंट पॉइंट विद इन एन एटम इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट द रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन विल बी मोस्ट प्रोबेबल फाउंड। आप देखिएगा एनसीईआरटी की लाइन है, तो अभी आप देख लेंगे इसको, एनसीईआरटी की लाइन है। तो एसर्शन गलत है और रीजन सही है, तो एसर्शन इनकरेक्ट, रीजन करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 66 में। क्वेश्चन नंबर 67 में इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दी गई है और मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस आयन की भी दी गई है और मुझे परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन बताना है। तो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, अल्फा इक्वल टू होगा लेमडा एम सी, या इक्विवेलेंट है तो लेमडा ई क्यू सी, लेमडा ई क्यू सी, लेमडा ई क्यू ऑफ कैटायन प्लस लेमडा ई क्यू ऑफ एनायन। तो लेमडा ई क्यू सी कितना आ रहा है 12.8, 12.8 ले लिया। लेमडा ऑफ एच प्लस आयन कितना आ रहा है 42, 42 ले लिया। 288.42 ले लिया। सॉल्व करिए इसको, तो यहां पर 12.8 अपॉन 8 to 10, 8 4 12 3, 330.42, 12.8 को 330.42 से डिवाइड करते हैं। 12.8 डिवाइडेड बाय 330.42, 0.038, 0.038 ये अल्फा आ गई 7b। अब अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो अल्फा इंटू 100 होगा, अल्फा इंटू 100 यानी कि 0.0387 इंटू 100, दैट मीन्स 3.87%। सही हो गया थर्ड। 68 क्वेश्चन देखिए, OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर से कम है, तो 10 टू द पावर माइनस 8 मोलर से कम है OH माइनस, तो मान लीजिए कि OH माइनस 10 टू द पावर माइनस 9 है, तो इसका POH 9 हो जाएगा, तो PH प्लस POH 14 होता है, तो ये PH निकाल लो भाई, 14 माइनस 9 यानी कि 5, तो ऐसे समय में तो एसिडिक ही होगा। 10 टू द पावर माइनस 9 कम है, तो OH कम हो रहा है, OH जितना कम होता जाएगा एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो ओनली एसिडिक, फर्स्ट ऑप्शन। इस तरीके से मैंने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन आपको डिस्कस कर दिए। आगे क्वेश्चन स्वप्निल सर 69 से डिस्कस करेंगे। थैंक यू बच्चों, इसी तरीके से बने रहिए। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। FST 07 केमिस्ट्री का डिस्कशन आपने 68 तक क्वेश्चन किए रिस्पेक्टेड संजीव सर के साथ। आप क्वेश्चन नंबर 69 से 90 तक हमारे साथ। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए क्या है, विच आर करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो एटॉमिक रेडियस के लिए यहाँ पर आपसे कुछ बातें कह रहे हैं। तो एटॉमिक रेडियस के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे करेक्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं। देखिए एटॉमिक रेडियस एक
पीरियोडिक प्रॉपर्टी है जो कहते हैं लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस जो होती है पीरियड में डिक्रीज हो जाती है, टॉप टू बॉटम जाने पर एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो है वो बढ़ जाती है। ठीक, अब नंबर ऑफ शेल बढ़ जाती है तो बेरिलियम और ऑक्सीजन की बात हम कर रहे हैं, तो बेरिलियम जो है सेकेंड ग्रुप का है बेटा, और ऑक्सीजन जो है वो 16 ग्रुप का है। तो यहाँ पे बेरिलियम का साइज जो है वो ज्यादा होगा, किससे? ऑक्सीजन से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो पहला तो ये गलत हो गया है। दूसरा रुबेडियम आयोडीन से बड़ा। देखिए एक लाइन मैं बोल रहा हूं, हमेशा याद रखिएगा आप, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है ग्रुप 1 और ग्रुप 17 में। टेबल एनसीईआरटी में दी है, पेज नंबर जो है वो पेज नंबर 86 में बॉटम में एक टेबल दी हुई है, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 है और ये ग्रुप 17 है। तो बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होती है ना। तो यहाँ पर जो है वो आयोडीन में नंबर ऑफ सेल ज्यादा हो जाती है, तो क्या कुछ चेंज आता है? जी नहीं। ध्यान से सुनिए, ग्रुप 1 का कोई भी मेंबर हो, इवन लिथियम हो, यहां तो रुबेडियम दिया है, ग्रुप 1 का कोई भी मेंबर हैलोजन के किसी भी मेंबर से साइज में बड़ा होता है। ये लाइन आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। और ये तो ट्रेंड तो बोल ही रहा है कि ग्रुप 1 का ज्यादा है, ठीक। तो आप ये समझ सकते हैं कि क्या रुबेडियम आयोडीन से ज्यादा है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल है। अब देखिए फिर से आ गया हैलोजन फैमिली का एक और, ये जो पोटेशियम है क्या ये ब्रोमीन से ज्यादा है साइज में? बिल्कुल। एल्कली मेटल का ग्रुप 1 का कोई भी मेंबर हैलोजन फैमिली के किसी भी मेंबर से साइज में बड़ा होता है। पेज नंबर 86 में बॉटम में टेबल दी हुई है, आप उससे कंपेयर करें, बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम और Al3+ यहां पर आपसे कह रहा है, तो मैग्नीशियम और Al3+, मैग्नीशियम 282, Al3+2,8, यहाँ पे सेल ज्यादा हो गई, तो ये भी सही हो गया। O2- और Na+, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं बेटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो O2- और Na+ में 10 इलेक्ट्रॉन है, और साइज बेटा O2- का ज्यादा होगा, किससे? Na+ से, है ना। तो ये सही हो गया है। तो आप इसको देख सकते हो, है ना, आप इसको देख सकते हो। तो अब यहाँ पे कौन कौन से सही है बेटा? तो ये तो गलत हो गया ना, O2- का जो है, O2- का साइज बड़ा होता है Na+ से, ये देख लीजिए। तो यहाँ कौन कौन से सही है? पहला और पांचवा गलत है बेटा। तो जहां जहां पहला है पहले वो काटो, ऐसे सवाल करने होते हैं ये वाले। तो ये हमने काट दिया, जहां जहां पहला है वो काट दिया, ठीक है। और इसके बाद जहां जहां पांचवा है वो भी काट दो। देखो पांचवा यहाँ पे है, हमने काट दिया, तो 3 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गए। हमारे पास एक ऑप्शन बचा तीसरा, ये सही हो गया। ऐसे सवाल करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि जो गलत है पहले उनको आप काट दिया करिए, और फिर इजिली आप उसको निकाल सकते हैं जो आपसे पूछा गया है, ठीक है बेटा। तो इसका तीसरा हो गया 69 का। पेज नंबर 86 बॉटम की टेबल, और पेज नंबर 87 आयनिक रेडियस का कॉन्सेप्ट, ये सारी चीजें आपको दी हुई हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 आपके सामने, करेक्ट ऑर्डर अब रिगार्डिंग SF6। तो देखिए SF6 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहां पर 6 सिग्मा 0 लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन आती है sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, बॉन्ड एंगल 90 है, ठीक है। एक्सियल इक्वेटोरियल है नहीं, वो किसमें होता है? वो होता है sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री में एक्सियल बॉन्ड होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड होते हैं। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर बॉन्ड एंगल 90 के हैं, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं। तो SF एक्सियल और SF इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ, गलत बात है, जब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है तो ये ज्यादा कम कैसे होगा? सब इक्वल होंगे, है ना। सारे के सारे जो बॉन्ड लेंथ होंगे वो इनके क्या होंगे? इक्वल हो जाएंगे बेटा, है ना, ऑक्टाहेड्रल में इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ये देखिए बना भी दिया मैंने। SF6 इज हाइड्रोलाइज इजिली, सल्फर के पास 6 फ्लोरीन है, स्टेरिक हिंड्रेंस होगा बहुत ज्यादा, तो वाटर अटैक नहीं कर पाएगा, हाइड्रोलिसिस नहीं हो पाएगी, गलत हो गई बात। ऑल बॉन्ड लेंथ आर इक्वल, बिल्कुल सही बेटा, थर्ड बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल सही बात है। ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल है, गलत है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है
sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। किसमें होती है बेटा? sp3d हाइब्रिडाइजेशन में होती है। तो ये जो है ये भी गलत हो गया, यहाँ ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होनी चाहिए, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, देखिए हमने लिख भी दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 70 में तीसरा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो। आगे चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71 में, CH3CH ये ड्यूटेरियम लगा हुआ है और ये जो है ये CH है, बीच में हाइड्रोजन जो है वो हम दिखा देते हैं आपको, ये इस तरह से, ठीक है। तो अब यहां पर ये साफ नहीं आया, इसमें सारे बॉन्ड सिंगल हैं, देखिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये फ्री रेडिकल है, क्या है बेटा? ये फ्री रेडिकल है, ये Br फ्री रेडिकल जो है यहाँ पे आ रहा है। तो अब फ्री रेडिकल का ये जो क्वेश्चन है, इसमें स्टेबिलिटी हमें अगर फ्री रेडिकल की पता हो, अगर हमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर पता हो तो वो होता है 3 2 1, है ना। तो ये फ्री रेडिकल कहाँ पे जाएगा? टर्शरी कार्बन पे, ठीक है ना, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होता है। अब ये देखो ये प्राइमरी वाला है, ये बेटा जो है ये टर्शरी वाला है, ये सेकेंडरी वाला है और ये फिर से प्राइमरी वाला है ना। तो स्टेबल कौन होता है ज्यादा? टर्शरी वाला होता है। स्टेबल कौन होता है? टर्शरी वाला होता है। तो ये जो है ये रेडिकल कहाँ पे आना चाहेगा? ये टर्शरी वाले पे आना चाहेगा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, तो ये देखिए टर्शरी पे आ गया है। तो सेकंड आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल अब यहाँ से आके HBr इसने अलग कर दिया और ये फ्री रेडिकल यहाँ पे आ गया। फ्री रेडिकल वहां पे आएगा जो ज्यादा स्टेबल पोजीशन होगी और इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है टर्शरी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी, ठीक है। तो टर्शरी था ये, इसलिए यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्यों नहीं आया सर? ये प्राइमरी था। यहाँ पे क्यों नहीं आया? ये सेकेंडरी था। भाई ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे जाएगा वो, ठीक है, ज्यादा स्टेबल पोजीशन पे वो जाएगा। तो सेकंड जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71 का। क्वेश्चन नंबर 72, इन द कंपाउंड, इधर Cl है इधर CH3 है, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज फास्टेस्ट एट द पोजीशन। देखिए ये CH3 लगा हुआ है बेटा, तो CH3 जो है ये एक्टिवेट करेगा ऑर्थो और पैरा पर, और इधर देखिए Cl लगा हुआ है, तो ये जो है ये जो Cl है ये डीएक्टिवेट करेगा। और Cl आप जानते हो M इफेक्ट भी होता है, प्लस M इफेक्ट भी होता है और माइनस I भी होता है। और Cl के केस में बेटा माइनस I जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है M की तुलना में, ठीक है ना। तो ये डीएक्टिवेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? डीएक्टिवेट कर रहा है। तो यहाँ पर तो पूछा है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फास्टेस्ट एट पोजीशन। अब ये जो है ये एक्टिवेट करेगा। अब ये एक्टिवेट किस पोजीशन पे करेगा? ये जो मेथाइल है ये करेगा ऑर्थो पे या पैरा पे करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे CH3 पे क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन बोल सकते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन है या अल्फा H है, ठीक है ना। तो इस कारण से ये एक्टिवेट करेगा कहाँ पे? ऑर्थो पे और पैरा पे। अब ध्यान से देखिए ये जो पैरा पोजीशन है वो पहले से इंगेज है, पहले से क्या है बेटा? इंगेज है। तो अब ये बचा कौन सा? ऑर्थो। ऑर्थो कौन सा नंबर है? 4 नंबर है बेटा। तो सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया, सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया है। अब ये तो Cl तो डीएक्टिवेट कर रहा है तो इसको तो हमें देखना ही नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर हो गया। तो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज फास्टेस्ट एट द पोजीशन, सेकंड हो जाएगा इसका 72 का। 72 का क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद देखिए आपको ये रिंग ये दिया हुआ है और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल है। फिर से देखिए फ्री रेडिकल का सवाल आया तो फिर से वही स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है ना। तो ये देखिए ये प्राइमरी है बेटा, ये सेकेंडरी है और ये टर्शरी है। तो अभी हमने तुम्हें बताया था टर्शरी की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। तो ये यहाँ पे आ जाएगा H निकलेगा और Br आ जाएगा। तो जो X बनेगा वो क्या बनेगा? X मैं बना के दिखा दे रहा हूं आपको, ये हो गया, ये X हो गया, ठीक है। और ये क्या है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, FrSr, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
अब एल्कोहलिक KOH आ गया। अब एल्कोहलिक KOH आने से जो है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। क्या होगा? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। अब इसमें आ गया है एल्कोहलिक KOH, तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन होगा। तो यहाँ पे अब देखिए दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे। यहां से या तो Br यहां से हट रहा है, H या तो यहां से हटेगा या तो यहां से हटेगा, तो दो तरह के इसमें जो है प्रोडक्ट बनेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर H यहां से निकल रहा है और Br यहां से निकल रहा है तो ये बनेगा, और अगर H यहां से निकल रहा है तो बेटा आप देख सकते हो ये इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में मेजर कौन है? दूसरा वाला ये जो प्रोडक्ट है ये मेजर हो जाएगा। दूसरा वाला जो प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा? वो मेजर हो जाएगा। क्यों मेजर हो जाएगा? क्योंकि अल्फा H यहाँ पर ज्यादा है इसकी तुलना में, है ना, तो ये ज्यादा हो गया मेजर। तो अब ये मेजर है मेरे पास Y, ये क्या है? Y है। अब देखिए क्या कह रहा है, ये जो हमने बनाया है ना, अब इसका क्या है? HBr और पेरोक्साइड, HBr और पेरोक्साइड, तो एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा, है ना, एंटी मार्कोनी का रूल लगेगा। और एंटी मार्कोनी का रूल में हम देखेंगे जहां पे H प्लस ज्यादा होगा वहां पर इसका निगेटिव पार्ट जो है वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पे अगर हम देखेंगे ज्यादा है, एक तो ये है, इसमें तो H है ही नहीं मान लीजिए। ठीक है, और इसमें देखिए एक है, तो इसमें इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा और Br यहाँ पे लग जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, और हमारा जो आंसर आएगा अब वो तीसरा आना चाहिए। थर्ड विल बी द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 73। 73 के लिए थर्ड आंसर होगा जो आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है ना, सबसे पहले फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई किस पोजीशन पे? तो हमने बोला टर्शरी फ्री रेडिकल जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी से। तो हमने यहाँ देखा ये सेकेंडरी था, ये प्राइमरी था और ये वाला टर्शरी था, तो टर्शरी पे आ गया ब्रोमीन, है ना, सब्स्टिट्यूशन कर लिया और ये बना दिया। ठीक है, इसके बाद एल्कोहलिक KOH से डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, तो या तो अब इसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, जो ये वाला है ये स्टेबल है, अल्फा H ज्यादा थे। अब इसमें एंटी मार्कोनी का रूल लगा दिया तो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल गया। थर्ड ऑप्शन हमारे सामने है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारे सामने है। चलिए आगे चलेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पर हमें ये कंसंट्रेशन दी है ना, HCONH4 हैव डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H1 एंड फिर से इसके लिए आपको कंसंट्रेशन दी हुई है, उसकी जो डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस है वो है H2। तो H1 और H2 में रिलेशन क्या है? देखिए जो हमारे पास सॉल्ट लिया है ये बेटा, ये जो सॉल्ट है ये वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है बेटा, है ना। तो अगर वीक एसिड और वीक बेस के सॉल्ट के लिए हम बात करते हैं तो जो H होता है वो उसका फार्मूला होता है KW/KA/KB। तो कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता है, कंसंट्रेशन पे वो डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है ना, तो जब वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है तो यहाँ पर H1 और H2 क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, क्योंकि C से मतलब ही नहीं है, उसको C से मतलब ही नहीं है बेटा। ठीक है ना, तो H1 बराबर H2, H1 बराबर H2 हो जाएगा। सेकंड आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 74 का बेटा। इसके बाद कह रहा है 75, क्वेश्चन नंबर 75 बहुत ही अच्छा सवाल, और ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी जो आपकी 12th वाली है उसका पेज नंबर 14 डेविएशंस के बारे में आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, उसी से रिलेटेड सवाल है। अमंग द फॉलोइंग लिक्विड सोल्यूशन विच में फॉर्म एजियोट्रॉप एट सर्टेन टेम्परेचर। तो एजियोट्रॉप जो है वो कौन बनाते हैं? फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन, फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सोल्यूशन। कौन बनाता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाता है। कौन बनाता है? नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाता है। ठीक है, अब देखो ये C6H14 C7 ये सारी चीजें जो हेक्सेन हेप्टेन दी हैं, है ना, C2H5Br C2H5Cl बेंजीन टोल्यून, ये तीनों ही बेटा आइडियल सोल्यूशन है। ये तीनों ही क्या है? आइडियल सोल्यूशन है। तो डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप, डू नॉट फॉर्म एजियोट्रॉप, तो एजियोट्रॉप तो बनाएंगे नहीं। ठीक है ना, तो एजियोट्रॉप तो बनाएंगे नहीं,
तो अब एजियोट्रॉप कौन बना रहा है? ये पहले ही तो बनाएगा, यही नहीं है, और ये निगेटिव डेविएशन है, इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, ठीक है ना। तो एजियोट्रॉप यही बना लेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है बेटा। तो पहला पेज नंबर 14 एनसीईआरटी 12th की फर्स्ट पार्ट, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा कौन बिहेव नहीं करेगा? तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो NH4+ है ना, तो यही बिल्कुल सही भी है, लेकिन एक एक को देख लेते हैं। अब जैसे CO2 है हमारे पास में, ये बॉन्ड टूटेगा, ये माइनस और ये प्लस, तो ये प्लस है, इस पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा जो है बिहेव करेगा। H+ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ऑर्बिटल इसके पास खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन मतलब इसके पास जो है ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। SO3, जैसे हमने CO2 बताया वैसे ही आप SO3 भी कर सकते हो, वैसे ही आप SO3 भी कर सकते हो। फिर से देखिए प्लस आया, तो मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। NH4+ में देखो बेटा, NH4+ में देखो, तो NH4+ में जब हम देखते हैं तो यहाँ पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है बेटा, ध्यान से देख लीजिए, ऑक्टेट कंप्लीट है, और साथ साथ N के पास जो N है वो d ऑर्बिटल एब्सेंट है, d ऑर्बिटल एब्सेंट है, क्या है? d ऑर्बिटल एब्सेंट है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव नहीं करेगा, ठीक है। तो फोर्थ आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों जो है पहले ये लुईस एसिड के जैसा बिहेव करेंगे, ठीक, तो फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। आगे चलेंगे और हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 77 की। अगर आपने नीट का पेपर दिया तो इस साल ऐसा ही सवाल आया था बेटा, ठीक है। तो व्हाट इज अ मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन, मोल फ्रैक्शन ऑफ टोलुइन आपसे पूछा है इन द वेपर फेज एट 25 डिग्री सेल्सियस अबव द बेंजीन टोलुइन सोल्यूशन। द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आपको दिया हुआ है ना, तो मोल फ्रैक्शन अगर इनका सोल्यूशन में बेंजीन का दिया है तो टोलुइन का भी कितना हो जाएगा? 0.5 ही हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन आपको दिए हुए हैं और टोलुइन दिए हुए हैं। तो अगर हम जनरली बात करते हैं तो हमसे ये क्या कह रहा है? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो YA बराबर P0A XA अपॉन P0A XA प्लस P0B और XB, ठीक है ना। ए की जगह हमने क्या ले लिया? यहाँ पे टोलुइन की बात कर ली है। तो टोलुइन के लिए देखिए कितना दिया है वेपर प्रेशर, ये दिया है 28, कितना दिया है? 28, तो 28 इंटू इसके लिए मोल फ्रैक्शन कितना है बेटा? एक्स से क्या है? मोल फ्रैक्शन 0.5 अपॉन, फिर से यही हो गया 28 इंटू 0.5 प्लस बेंजीन के लिए कितना दिया है? 96, और इसके लिए कितना हो गया? 0.5 हो गया, कितना हो गया? 0.5 हो गया, हो गया भाई। मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो तो 1 आएगा, तो इसके लिए 0.5 दिया है, तो इसके लिए 1 माइनस 0.5 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो 14 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 14 प्लस 48, मतलब 14/62, तो 14/62 आ रहा है। अब 14/62 को आइए सॉल्व कर लेते हैं भैया। 14/62 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो बस एक मिनट रुकेंगे। 14/62 तो 0.225 आ जाएगा, है ना, 0.225, मतलब सबसे करीब आंसर सेकंड आ रहा है, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। देख लीजिए ध्यान से। और ये क्वेश्चन नंबर 77 जो है ये दिया हुआ है एनसीईआरटी 12th की सेकंड और पेज नंबर 10 और 11 में इसका डिस्क्रिप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इसका सेकंड आंसर हो गया है। अब हम लोग आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 78 में। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज निगेटिव, एक रिएक्शन दी है, इसके लिए एंथैल्पी क्या है? निगेटिव है। अब देखो रिएक्शन क्या दी है, पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये निगेटिव दी है। अब कह रहा है इफ द एंथैल्पी ऑफ कंबसन, एंथैल्पी ऑफ कंबसन ये दिया हुआ है, देन द विच रिलेशन इज करेक्ट। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन, देखिए जो कंबशन रिएक्शन होती है वो मोस्टली जो होती हैं वो क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक होती हैं। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, क्या सेंटेंस सही है? नहीं, गलत है ना, 3-4 एक्सेप्शंस होते हैं।
तो मोस्ट ऑफ द कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती है, बात सही है। यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन मीथेन की और ये मीथेनॉल है दोनों की एक्सोथर्मिक होंगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जानते हैं जब एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हो, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जब गिवन होता है तो बेटा जो एंथैल्पी चेंज होता है वो हो जाता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। क्या हो जाता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट हो जाता है, हो जाता है। अब रिएक्टेंट के लिए देखिए कितना दिया हुआ है, इसके लिए x दिया हुआ है और ये क्या है? एक्सोथर्मिक है तो ये माइनस एक्स हो गया, और ये माइनस है और ये भी है, तो अब ये हुआ क्या? माइनस एक्स प्लस वाई, माइनस एक्स प्लस वाई हो गया। अब हमसे कह रहा है, बहुत ध्यान से समझेंगे इस सवाल को, बहुत अच्छा सवाल है, डेल्टा एच बराबर माइनस एक्स प्लस वाई। अब हमसे कह रहा है ये ओवरऑल निगेटिव है, ये ओवरऑल निगेटिव कब होगी बेटा? जब एक्स और वाई में ज्यादा कौन होगा? जब एक्स और वाई में ज्यादा एक्स होगा, जब एक्स ज्यादा होगा, जब एक्स ज्यादा होगा वाई से, तभी तो ये ओवरऑल निगेटिव होगा, हाँ या ना? समझ पा रहे हैं ना कि ये ओवरऑल निगेटिव कब होगा? जब एक्स ग्रेटर देन वाई होगा बेटा, ठीक है। तो एक्स ग्रेटर देन वाई देखिए सेकेंड ऑप्शन में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 78 में। और फिर कह रहा हूं एंथैल्पी ऑफ कंबशन जब दिया जाएगा तो जो एंथैल्पी चेंज होगा वो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं होगा, वो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा। क्या होगा वो? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या? मीथेन था, प्रोडक्ट में मीथेनॉल था, देख लीजिए, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 79, हाउ मेनी sp2 एंड sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ये बेटा बेंजाइन की बात हो रही है, और बेंजाइन में जो कार्बन्स होते हैं sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। ये आपको ये जो ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है ये एक्चुअल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, स्ट्रेंड पाई बॉन्ड है, ठीक है ना। तो इन सभी 1 2 3 4 5 6 सभी की हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाती है? इसमें sp2 हो जाती है। ये एक एक्सेप्शनल केस है, आपको याद रखना है। तो बहुत सारे लोगों ने 4,2 लगाया होगा, गलत है, 6,0 होगा। सेकेंड आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 में, ठीक है बेटा। बेंजाइन के केस में ये जो ट्रिपल बॉन्ड है इसको हम एक्चुअल ट्रिपल बॉन्ड ये नहीं होता है, स्ट्रेंड होता है, ठीक, इसलिए इसको हाइब्रिडाइजेशन में हम वो नहीं लेते हैं। तो सभी कार्बन के लिए हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी? sp2 हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80, if z axis is molecular axis then which of the following combination form covalent bond। यहाँ पे z एक्सिस को मॉलिकुलर एक्सिस बोल दिया है तो अब बाउंडेशन हो गई है। s ऑर्बिटल s के साथ सिग्मा बनाता है, और जिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस को अगर हम लोग मान रहे हैं उसके साथ भी है तो वो सिग्मा बना देता है। तो s pz के साथ तो बना देता बेटा, लेकिन s px के साथ नहीं बनाएगा, है ना। जितना पॉजिटिव होगा उतना नेगेटिव हो जाएगा, ओवरलैपिंग जीरो होगी, तो जीरो ओवरलैपिंग का टाइप है ये, है ना। इसी तरह px और py ये भी जीरो ओवरलैप का टाइप है, dxy pz जीरो ओवरलैप का टाइप है। अब pz और pz जो होंगे, जो pz और pz होंगे वो कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे, समझ पा रहे हैं? वो जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर लेंगे। तो थर्ड आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया? यहाँ पे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हमें देखिए क्या दिया, जेड दिया है, तो एस जो है पीजेड के साथ तो बना देता, लेकिन पीएक्स के साथ में वो नहीं बनाएगा, जीरो ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा। इसी तरह पीएक्स पीवाई में और डीएक्सवाई पीजेड में हो जाएगा। तो आंसर बेटा यहाँ पे क्या हो गया? थर्ड आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, बॉन्ड एंगल का जो ऑर्डर है वो हमें निकालना। अच्छा सवाल है। H2O OF2 और OCl2, H2O OF2 और OCl2 का केस है। तो ये H2O है बेटा, ये बेटा OF2 है, और ये बेटा OCl2 है, ये OCl2। डाटा बेस्ड है क्वेश्चन, है ना, इसका डेटा भी आपको याद होना चाहिए, और उम्मीद है आपको याद भी होगा। भाई H2O का हम सब लोग जानते हैं कितना होता है, 104.5 के आसपास होता है बॉन्ड एंगल, ठीक है। आइए हम देखते हैं इसमें करना क्या है। देखिए सभी के जो ऑक्सीजन है
इसमें सभी ऑक्सीजन के पास 2-2 लोन पेयर है बेटा। कितने लोन पेयर हैं? 2-2 लोन पेयर। कितने लोन पेयर हैं? 2-2 लोन पेयर हैं। 2-2 लोन पेयर। तो अगर यहाँ पे 2-2 लोन पेयर हैं तो एक बात क्लियर है कि यहाँ पर सेंट्रल एटम सेम है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम आ रही है। देखिए सबकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगी sp3। अब sp3 आई हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर भी सेम, सेंट्रल एटम भी सेम, सराउंडिंग एटम अलग है। इस केस में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर। H2O में H और O में इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा कौन है? O है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच जाएंगे, इसी तरह इसके पास पहुंच जाएंगे। OF में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F है, तो इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड पेयर के यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसमें ये पास पास आ गए तो रिपल्शन ज्यादा होगा, और रिपल्शन ज्यादा तो इसका एंगल मान लीजिए θ1 है, इसका एंगल मान लीजिए θ2 है। अब इसमें ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन दूर दूर आ गए तो रिपल्शन कम है, और इसमें रिपल्शन ज्यादा है ना, तो बॉन्ड पेयर ऐसे होंगे, मतलब ये रिपल्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स में। तो θ1 जो है वो ज्यादा हो जाएगा θ2 से। θ1 किससे ज्यादा हो जाएगा? θ2 से। किससे ज्यादा हो जाएगा? θ2 से। ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखेंगे तो फिर से वही बात है, O की तरफ गए, O में भी रिपल्शन होगा, ऊपर से Cl का साइज जो है वो बड़ा है, तो इनमें भी स्टेरिक रिपल्शन होगा। इनमें भी क्या होगा? स्टेरिक रिपल्शन। तो ये जो θ3 है ये बेटा इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा। तो θ3 जो है वो इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा, आप इसको देख सकते हो। ठीक है ना, ये जो θ3 है ये इन दोनों से ज्यादा हो जाएगा, और इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। चलिए ठीक है, तो देख सकते हैं, और ये डेटाबेस सवाल है तो सबसे ज्यादा होगा OCl2 के लिए, तो OCl2 सबसे ज्यादा बेटा, फिर उसके बाद होगा H2O का, और सबसे कम होगा OF2 का बेटा। ठीक है, OF2 का। ठीक, तो इसका अगर हमसे कोई पूछे OCl2 का 111 के आसपास होता है बेटा, H2O का 104.5 के आसपास, इसका 103 के आसपास होता है। तो ये डाटाबेस सवाल था, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और हमने पूरा तरीका आपको बता दिया। मेन इसमें जो केस है बेटा वो H2O और OF2 का, इसको लेके लोगों में कंफ्यूजन रहता है कि किसका बॉन्ड एंगल बड़ा होगा। तो H2O का बॉन्ड एंगल बड़ा होगा OF2 से। फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गए तो रिपल्शन कम हो गया, तो ये उतना रिपेल नहीं कर पाए, जबकि इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर टूवर्ड्स ऑक्सीजन चले गए तो रिपल्शन ज्यादा हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो ये थोड़ा सा बढ़ गया θ2 से। ठीक है, और यहाँ पर O और F में इलेक्ट्रोनेगेटिव F था, तो इलेक्ट्रॉन इसके टूवर्ड्स चले गए तो उतना रिपल्शन नहीं हो पाया, तो ये θ2 कम हो गया। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें आंसर क्या होगा लेकिन भैया? आंसर होगा थर्ड। 83 का आंसर क्या होगा? 83 का थर्ड आंसर होगा। 81 का सॉरी 81 का आंसर क्या होगा? 81 का थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। which among the following molecule have sp3d hybridization with one lone pair of electrons on the central atom? तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे बेटा sp3d हाइब्रिडाइजेशन एक लोन पेयर किसके पास है, तो आइए बना के देख लेते हैं एक एक। SF4 को देखते हैं तो 4 सिग्मा और एक लोन पेयर हो गया, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3d। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई? sp3d। ठीक है, और ये PCl4 प्लस है बेटा, ये PCl4 प्लस दिया है। ठीक, तो एक लोन पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गई। PCl4 प्लस है बेटा, तो यहाँ पे 4 सिग्मा 0 लोन पेयर से हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गई। ठीक है, XeO2F2 जो है ये हो गया 4 सिग्मा, और 8 में से कितने चले गए? 6 चले गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे, एक लोन पेयर हो गया, तो ये भी sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया बेटा। इसके बाद ClOF3 है मेरे पास में, तो 4 सिग्मा हो गए, और 7 में से 5 चले गए, 2 बचे, मतलब एक लोन पेयर, तो एक लोन पेयर हो गया, हाइब्रिडाइजेशन फिर से sp3d। तो अगर PCl4 प्लस वाले को छोड़ दें तो सेकंड वाला जहां जहां है वो तो नहीं होगा, उसके अलावा 1 3 4 हो जाएंगे, 1 3 और 4। अब देखिए 1 3 और 4 कहाँ कहाँ है? 1 3 और 4 सेकंड ऑप्शन में है बेटा। 82 का सेकंड आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए
82 का सेकेंड बिल्कुल सही हो जाएगा। विच इज इनकरेक्ट ऑर्डर फॉर नेट डाइपोल मूवमेंट। अच्छा सवाल है, 4 ऑर्डर दिए हैं डाइपोल मूवमेंट के, आइए देखते हैं। HF, HCl, HBr, HI। एनसीईआरटी का जिक्र मैं करूंगा इस सवाल में क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और पेज नंबर 112, पेज नंबर 112 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे टेबल दी हुई है, आप जानते हैं, ठीक, तो इसको जरूर पढ़िएगा। होता कैसे है, कहते हैं डाइपोल मूवमेंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई एन डिफरेंस हो जाता है। एक केस इसको छोड़ देते हैं, CH3Cl वाला और CH3F वाला। CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट जो है वो CH3F से ज्यादा हो जाता है, उसको छोड़ के ये लग जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें HF, HCl, HBr में, HF के बीच में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा, फिर HCl में, फिर HBr में, फिर HI में। तो अगर हम डाइपोल मूवमेंट की बात करते हैं बेटा, तो सबसे ज्यादा वो HF में, फिर HCl में, फिर HBr में, और फिर HI में होता है। बिल्कुल सही है, ये तो सही हो गया, ठीक। एक देखो फोर्थ ऑप्शन आपको क्या दिया, NH3 NF3, सब लोग जानते हो कि NH3 जो है एनसीईआरटी का, ये भी आपको दिया हुआ है उसी पेज नंबर पे, 112 पेज नंबर पे। तो इस पे जो है ना, अभी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव डायरेक्शन होती है, तो इसमें आप देख रहे हो वेक्टर एडिशन हो रहा है, तो डाइपोल मूवमेंट किसका ज्यादा हो गया, NH3 का डाइपोल मूवमेंट NF3 से ज्यादा हो गया, ये भी हम जानते हैं। अब देखो SO2 और SO3 में, तो SO2 और SO3 में जब हम देखते हैं तो SO2 कुछ इस तरह से बनता है, SO3 आइए देख लें, तो फिर से डायरेक्शन का खेल, लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव से मोर, ये इधर और ये इधर, तो इनका रिजल्टेंट इधर होगा, लेकिन ये जो म्यू है डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, कैंसिल थोड़ी नहीं हो पाएगा, जबकि इस केस में म्यू जो है वो 0 हो जाएगा, है ना। तो SO3 का डाइपोल, SO2 का डाइपोल मूवमेंट SO3 से ज्यादा होता है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है, ये बात भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन अपने आप गलत हो गया, देखो तीसरा ऑप्शन अपने आप गलत हो गया। देखिए CH3Cl में अगर हम लोग बात करते हैं तो CH3Cl में जो डाइपोल मूवमेंट है वो ज्यादा हो जाएगा किससे, CH2Cl से। ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है। और अगर आप देखते भी हो, हम एक स्ट्रक्चर इसका बना के हम आपको दिखा भी दे रहे हैं इस तरह से, तो इसमें वेक्टर एडिशन हो जाता है ना, जो कि ज्यादा होता है CH2Cl2 से। इसमें एक क्लोरीन जो है वो कैंसिल हो जाता है CH2Cl2 में, है ना। तो जबकि CH3Cl में ऐसा आमतौर पे नहीं होता है। वैसे 3D स्ट्रक्चर है और डाटाबेस सवाल है, आप यही याद रखिए, वो ज्यादा बेहतर है कि CH3Cl का डाइपोल मूवमेंट CH2Cl2 से ज्यादा होता है, ठीक। तो थर्ड आंसर इसका जो है बेटा वो इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया। 83 का आंसर क्या हो गया, थर्ड हो गया बेटा, ठीक है। आगे चलें, आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 84 में, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए देखिए हम आपसे एक बात बता रहे हैं, यहाँ इन दिया हुआ है, यहाँ इन दिया हुआ है, यहाँ ऑक्सलेट दिया हुआ है। तो इन दिया हुआ है, अगर कॉम्प्लेक्स में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, और अगर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और बाइडेंटेट लीगेंड प्रेजेंट है, बाइडेंटेट लीगेंड प्रेजेंट है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे वो अनसिमेट्रिकल हो, यहां पर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होता है बेटा, ये आपको याद रखना है। क्या ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, क्या बाइडेंटेट प्रेजेंट है, क्या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब फिर से आइए इसी में, कहते हैं इफ विद मोनोडेंटेट लिगेंड, MDL मतलब मोनोडेंटेट लिगेंड, BDL bidentate ligand is also present, then इसमें जो सिस होता है, सिस फॉर्म, वो ऑप्टिकल एक्टिव होती है बेटा, ये याद कर लेंगे, डायरेक्ट सवाल के आंसर आएंगे, अदरवाइज स्ट्रक्चर बनाएंगे बहुत टाइम लगेगा। और जो ट्रांस होता है,
वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है। तो जो सिस है वो ऑप्टिकल एक्टिव है, तो ये भी ओ आई शो कर देगा, जबकि जो ट्रांस है वो नहीं है, तो ये ओ आई शो नहीं करेगा। तो इसमें कौन है जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है? तो पहला और तीसरा होना चाहिए, मतलब पहला आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 84 का। क्वेश्चन नंबर 84 का पहला जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। याद रखिएगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में बाइडेंटेट लिगेंड है अगर, तो चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करता है। याद कर लीजिए, डायरेक्ट आंसर आएंगे। और अगर मोनोडेंटेट लिगेंड के साथ बाइडेंटेट लिगेंड भी प्रेजेंट है तो उसका जो सिस फॉर्म होगा वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, और जो ट्रांस होगा वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। इतनी बातें याद हैं तो ये सवाल आपका सेकंड्स में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर। आपसे कह रहा है कौन सा सेट पॉसिबल है, तो एन एल एम एस ये क्वांटम नंबर आपको दिए हुए हैं। n बराबर 3, l बराबर 0, 3s के बारे में बात कर रहा है, पॉसिबल है। ये दिया है 2d, नहीं पॉसिबल है। देखो n बराबर 2 और l बराबर 2 पॉसिबल नहीं होगा। 4, और ये देखिए ये क्या दिया है, 4f दिया है, बिल्कुल पॉसिबल है बेटा, ठीक है ना। अब देखो l बराबर 0 है और m बराबर -2 है। m बराबर क्या होता है भैया, -l2 +l, तो ये जो है 0 ही तो होगा, -2 कहां से हो जाएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखिए ध्यान से, फिर से l बराबर 2 दिया है और m बराबर 3 दिया है, क्या ये पॉसिबल है? नहीं। m बराबर क्या हो जाएगा, -2 से +2, आखिरी वाले ऑप्शन के लिए। तो 3 सेट तो गलत हो गए, 2 सही हो गए। पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, तो 2 सेट पॉसिबल हैं, तो इसका भी आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर भी क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक है, चलें आगे। आइए हम चल रहे हैं 86 में, क्वेश्चन नंबर 86 के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये रिप्रेजेंट दिया है, सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ। ये आ चुका है एफएसटी में, इससे पहले ये हम लोगों ने पिछले साल वाले एफएसटी में भी ऐसे क्वेश्चंस को देखा है, ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे H2 जा रहा है H+ में, तो एनोड की रिएक्शन सबसे पहले लिख लेते हैं। तो जो H2 है ये जा रहा है 2H+, है ना, तो ये इसके लिए कंसंट्रेशन 1 mD है, और इसके लिए जो प्रेशर यहाँ पे दिया हुआ है वो कितना दिया था बेटा, ये P1 दिया हुआ है, ठीक है। और ये किसकी बात हो रही है, एनोड की बात हो रही है। अब हमने कैथोड की बात करनी है, तो कैथोड के लिए 2H+ और ये भी 1 m है, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बन गया फिर, H2 बन गया, और ये P2 दिया है इसके लिए, ठीक। अब अगर हमें नेट रिएक्शन चाहिए तो हम जोड़ दें, नेट रिएक्शन के लिए हमें जोड़ना पड़ेगा। तो H2 जो है ये हो गया, यहाँ पे P2 है। अब हम जो रिएक्शन एक्सप्रेशन जानते हैं, ई सेल बराबर E0 सेल -0.059 अपॉन n अपॉन log ऑफ प्रोडक्ट अपॉन log ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। अब कंसंट्रेशन सेल है, तो E0 सेल की वैल्यू क्या हो गई बेटा, ये तो हो गई 0, तो ई सेल बराबर क्या हो गया, ई सेल बराबर -0.059 अपॉन n की वैल्यू 2, और ये देखो log ऑफ यहाँ पे क्या है, P2 अपॉन P1, ध्यान से देखिए, P2 अपॉन P1 हो गया, ठीक। अब अगर इसको हमें प्लस करना है तो हम क्या कर दें, ई सेल बराबर 0.059 अपॉन 2 log ऑफ P1 बाई P2। अब स्पॉन्टेनियस कह रहा है, तो स्पॉन्टेनियस ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव कब होगा बेटा, जब ये log P1 बाई P2 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ये पॉजिटिव कब होगी, जब P1 ग्रेटर देन P2 होगा, जब P1 ग्रेटर देन P2 होगा, देख लीजिए, ठीक है। तो ये पहला आंसर इसका होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 86 का, ठीक। सबसे पहले हमें रिप्रेजेंटेशन दिया था, हमने सेल रिएक्शन लिखी, एनोड के लिए कैथोड के लिए ओवरऑल रिएक्शन निकाली, हमने एक्सप्रेशन लगाई, नर्स इक्वेशन, कंसंट्रेशन सेल है, E0 सेल 0 हो गया, और इनकी वैल्यूज रखी,
स्पॉन्टेनियस चाहिए मतलब ग्रेटर देन 0 चाहिए, और ये ग्रेटर देन 0 कब होगा? जब P1 बड़ा होगा और P2 छोटा होगा। ठीक है, तो पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 में। क्वेश्चन नंबर 87, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया थ्रू हैबर प्रोसेस। तो अगर हम N2 प्लस 3S2, ये बना रहा है 2NH3, ठीक है ना, और इसके मोल्स आपसे पूछ रहा है, और ये 20 मोल्स है ना। तो याद रखिएगा, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन अपॉन इसकी कोफिशिएंट कितनी है? 3 बराबर मोल्स ऑफ NH3 अपॉन इसका कोफिशिएंट कितना है? 2, तो इसको लगा दीजिए। मोल्स ऑफ H अपॉन 3 बराबर ये कितना है? 20, और ये कितना है? 2, तो N ऑफ H कितना हो जाएगा? 10 इंटू 3 30 मोल्स हो जाएंगे। ए ऑप्शन हो गया 87 का फर्स्ट, 87 का फर्स्ट हो गया। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से, 87 का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया बेटा। कंसीडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस देयर इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन एक्वस सोल्यूशन आर। ये दिया है, अच्छा सवाल है। देखिए, इंक्लूड कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर को, कॉम्प्लेक्स को, और उससे हम कंडक्टेंस जानेंगे, है ना। जितने नंबर ऑफ आयन ज्यादा होंगे उतना कंडक्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, आइए, तो Na2PtCl6 का अगर हम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं पहले नंबर पे, तो जो पहला है वो बेटा क्या हो जाएगा? Na2 और PtCl6, तो यहां आयन बन गए 3। दूसरा देखिए क्या है, अगर हम दूसरा देखेंगे तो ये मेरे पास बनेगा PtNH3 और ये Cl4। ठीक है, तो इसमें तो है ही नहीं, तो इसमें तो 0 होना चाहिए, जो भी आएगा, आयन ही नहीं है। तीसरा, इसके बाद PtCl4 और 3 अमोनिया है, तो इसका कॉम्प्लेक्स होगा ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। भाई प्लेटिनम अगर यहां पर अगर हम देखते हैं 4+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, प्लेटिनम अगर 4+ OS में है, तो Cn इसका 6 होगा, है ना। उसी से हम बना रहे हैं सारे, आप देख लीजिए, सभी में प्लेटिनम 4+ में आएंगे। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे तीसरा वाला देखो, तो प्लेटिनम 3 अमोनिया ले लिया और 3 Cl3 ले लिए, 1 Cl ले लिया, तो इसमें बेटा 2 आयन हो गए। और फोर्थ वाला देखो क्या है, फोर्थ वाला ये भी +4 में है, तो अब इसमें पीटी और NH3 हो गए 5, 1 Cl हो गया, 3 Cl बाहर आ गए। तो सबसे ज्यादा आयन अगर बन रहे हैं तो इसमें 4 आयन बन रहे हैं, तो इसका हाईएस्ट होगा, इसका कंडक्टेंस हाईएस्ट होगा बेटा। तो फोर्थ वाले के लिए सबसे ज्यादा वैल्यू या तो इसमें है या तो इसमें है, समझ पा रहे हैं ना। अब दूसरे वाले के लिए ध्यान से देखिए, 0 है, तो दूसरा वाला 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, मतलब पहला आंसर करेक्ट हो गया। नंबर ऑफ आयन जितने ज्यादा होंगे उसके लिए कंडक्टेंस उतना ज्यादा होगा। उसके बाद 4 के बाद 3 है, तो फिर ये इसके लिए जो वैल्यू आ रही है वो 256 होनी चाहिए, और 4 के लिए हाईएस्ट तो 404 वैल्यू आपको दी हुई है। और इसके बाद इसमें 2 आयन आएंगे, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो ये 97 हो जाएगी। ठीक है ना, तो सबसे अच्छा सवाल था बहुत, पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अरेंज करना था, प्लेटिनम 4+ ऑक्सीडेशन नंबर में है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी। ये बात अगर याद है तो कॉम्प्लेक्स आसानी से बना लीजिए, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन उतने ज्यादा जो है वो कंडक्टेंस। ठीक है, तो बेटा इसका पहला आंसर 88 का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 89 में। 600 ml आपको दिए हैं, 0.01 मोलर HCl इज मिक्स विद 400 ml ऑफ इतना M2SO4, द pH ऑफ मिक्सचर आपको पूछ रहा है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी है, स्ट्रॉन्ग एसिड ये भी है, तो pH ऑफ मिक्सचर जब हम निकालते हैं, pH ऑफ मिक्सचर जो निकालते हैं, तो वो हम ऐसे बोल देते हैं कि नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर बराबर टोटल मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड अपॉन टोटल वॉल्यूम, और ये किसके बराबर हो जाएगा? H+ के, H+ ऑफ मिक्सचर के, है ना, H+ ऑफ मिक्सचर के। अब इसके मिली इक्विवेलेंट निकालो, पहले हमने मोलैरिटी को नॉर्मेलिटी में बदलना है,
तो नॉर्मेलिटी बराबर मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। अब Cl के लिए तो यही नॉर्मेलिटी हो जाएगी, 0.01 n हो जाएगी भाई, क्योंकि एक H प्लस है, वैलेंस फैक्टर 1 होगा तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही हो जाएगी। इधर आ जाइए H2SO4 के लिए 0.01 इंटू वैलेंस फैक्टर H प्लस 2 है, तो इसके लिए नॉर्मेलिटी हो जाएगी 0.02n। 0.02n हो गया, क्या हो गया 0.02n हो गया, ठीक है। तो 0.02n इसके लिए नॉर्मेलिटी हो गया। अब मिली इक्विवेलेंट क्या है, अगर हम इसको शॉर्ट में लिखना चाहें तो इस तरह से लिख दे रहे हैं N1V1 प्लस N2V2, है ना, अपॉन V1 प्लस V2। अब इसके लिए देखिए क्या है 0.01, 0.01 इंटू ये कितना है 600, ये कितना नॉर्मेलिटी 0.02 इंटू 400 अपॉन 600 प्लस 800 बेटा, है ना। तो H प्लस आप मिक्सचर क्या हो गया यहाँ पे, H प्लस आप मिक्सचर हो गया, ये हो गया बेटा 6 और ये हो गया 8, है ना, ये हो गया 6 और ये हो गया 8 और नीचे क्या हो गया 1000, मतलब 14 अपॉन 1000। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं भैया, 14 इंटू 10 की पावर -3, इसको लिख सकते हैं कि नहीं, 14 इंटू 10 की पावर -3 हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने ये लिख लिया, अब हम जानते हैं कि pH बराबर माइनस लॉग ऑफ H प्लस, माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो ये हो गया माइनस लॉग ऑफ 14 इंटू 10 की पावर -3, ठीक। अब जरा इसको हम इसको हटा रहे हैं, इतना वाला इधर सॉल्व कर देते हैं पूरा, इसको पूरा सॉल्व कर दे रहे हैं। तो pH बराबर क्या आ गया माइनस लॉग 14 इंटू 10 की पावर -3, तो इसको हम लिखेंगे माइनस लॉग 14 और प्लस 3 लॉग 10, ठीक है। तो ये हो गया माइनस लॉग 14 और प्लस 3 हो गया। अब लॉग 14 को देखो कैसे लिखेंगे, लॉग 14 को हम लिख सकते हैं लॉग 7 इंटू 2, है ना, लॉग 7 इंटू 2, और ये तो प्लस 3 है, उससे कोई मतलब ही नहीं, तो ये माइनस लॉग 7 प्लस लॉग 2 और ये प्लस 3 था ही, तो माइनस लॉग 7 की वैल्यू कितनी दी है 0.84 और लॉग 2 की वैल्यू कितनी दी है 0.30 प्लस का 3, तो इसको जब हमने जोड़ा तो ये आया माइनस का कितना आ जाएगा भैया 1.14 और प्लस का 3। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो ये आएगा 1.86, कितना आ रहा है बेटा 1.86 आ रहा है। अब देखो ये क्या दिया, 10 की पावर -2 में ले जाना है, तो 10 की पावर -2 में अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो क्या मैं इसको ही नहीं लिख सकता हूँ 186 इंटू 10 की पावर -2, देखो ध्यान से लिख सकता हूँ कि नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 186 आंसर है, थर्ड आंसर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स का मिक्सचर था, तो पीएच के लिए हमने क्या निकाला H प्लस जो होगा टोटल मिली इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम हमने निकाल लिया, उसके बाद H प्लस पता है, पीएच का फार्मूला लगाया, आंसर आ गया, ठीक है बेटा। लंबा सवाल था लेकिन इजी था, थर्ड आंसर। आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन पी ऑर्बिटल, तो ऑर्बिटल है तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो ए है उसका थर्ड हो जाएगा, ए का क्या हो गया थर्ड हो गया, देखो ए का थर्ड हो गया, ए का थर्ड हो गया, तो ए का थर्ड देखिए 2 ऑप्शन है ना। अब देखिए आगे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट, तो ये जो होता है ये 2n² हो जाएगा, तो n की जगह 3 रख दीजिए, तो 2, तो ये कितना हो गया 18 हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन, तो जो b है b का 1 हो जाएगा, ये जो b है b का क्या हो जाएगा b का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो A3 और B का 1 मतलब फोर्थ आंसर हो गया, फोर्थ आंसर बेटा आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन डी सबशेल, तो डी में मैक्सिमम 10 होते हैं, सब लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो C है C का क्या हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा, और जो D है बेटा नंबर ऑफ सबशेल इन
थर्ड ऑर्बिट, इसका सेकंड हो जाएगा 3s 3p 3d, तो 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो डी का हो गया सेकंड, तो फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 90 का फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा और सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। तो उम्मीद है डिस्कशन आपको अच्छा लगा होगा, सारी चीजें समझ में आई होंगी, और फिर से मुलाकात करेंगे किसी अगले रैपिड फायर में, पेपर डिस्कशन में। फिलहाल आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। थैंक यू सो मच। खूब पढ़ाई करिए, खूब आगे बढ़िए। थैंक यू।